तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 5 मार्च 1931 क्या हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौता किस लिए हुआ था? हमने कहा असहयोग आंदोलन की बात चली थी। गांधी जी ने कहा था कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, नहीं तो हमारी 11 सूत्रीय मांग मान लीजिए। जो डिमांडें थी 11 सूत्रीय में हमने बताया भी था पिछली क्लास में, आप देखेंगे क्या क्या था। ठीक है, जो 11 सूत्रीय डिमांडें हैं तो पिछली क्लास देख लीजिए उसमें क्या क्या चीजें थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 में, जब कोई भी कांग्रेसी भारत की ओर से, भारतीय में जो कांग्रेसी थे मेन, वो पहुंचे नहीं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचे कांग्रेसी। गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इस गोलमेज में कोई भी कांग्रेसी नहीं आए, तो उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर इरविन, उस समय इरविन थे, लॉर्ड थे, वायसराय थे यहाँ भारत में, उन्होंने कहा क्यों नहीं आए कांग्रेसी। उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेसी कहाँ से आ जाए, यहाँ तो शुरू किए हैं कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए हैं और जोरों पर शुरू किए हैं, बात मान ही नहीं रहे। तो कह रहे अच्छा, तो कह रहे इसमें लीडर कौन है? कह रहे लीडर तो गांधी जी हैं इस पे। तो कह रहे गांधी जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा हमने उन्हें तो पहले ही जेल में डाल दिया है। जैसे शुरू हुआ 6 अप्रैल 1930 को हमने तुरंत गांधी जी को डाल दिया जेल में। कह रहे अच्छा, तो ऊपर से पीएम का आदेश आया प्रधानमंत्री का, हम कुछ नहीं जानते इरविन, और जितनी जल्दी हो सके चाहे कुछ भी करो, मांग मानो या कुछ भी करो, लेकिन तुरंत गांधी जी को छुड़वाओ या न छुड़वाओ, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन कांग्रेसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आना चाहिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को दूसरा यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ही कर रहे थे। क्लियर है? क्वेश्चन आता है तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना है, तो इरविन ऐसा करो, कुछ भी करो, लेकिन कांग्रेसी आना चाहिए, ऐसा कहा इसने। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इरविन ने कहा जी महोदय बिल्कुल ऐसा ही होगा, और जैसे ही वहां से खबर ऐसी आई, ऑर्डर आया, इरविन ने तुरंत क्या किया? गांधी जी को जेल से छुड़ा लाए। गांधी जी को खुद पता नहीं कि हमें क्यों छोड़ रहे हैं, चले आए। जब गांधी जी आ गए, ठीक है, तो दिल्ली ले गए गांधी जी को। दिल्ली में समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच। इरविन ने कहा क्यों कर रहे हो भाई ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसा काम क्यों करते हो? तो गांधी जी ने कहा ऐसा काम क्यों ना करे, पहले बता दिया था, पहले बता दिया था कि हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे अगर बात नहीं मान रहे। उन्होंने कहा जैसे मान ले ये बात आपकी जो 11 सूत्री हैं। तो गांधी जी हंसने लगे, कह रहे अगर मान लेंगे तो हम क्यों करेंगे, फालतू का पसीना बहाएंगे। कह रहे ठीक है हम सब मांगे मान रहे हैं, मात्र एक मांग आपकी नहीं मानेंगे। कौन सी? उन्होंने कहा जो भी क्रांतिकारी हैं और जेल से रिहा किया जाए। उन्होंने कहा, इरविन ने कहा गांधी जी आपके बच्चों ने असेंबली हॉल में बम फेंके, ठीक है, बम फेंके हैं और हिंसा का सहारा लिया है, आप सत्य हिंसा के पुजारी हैं, हिंसा किया है, बताइए उन्हें छोड़े? नहीं तो आप कहिए कि हमें हिंसा से कोई लेना देना नहीं, हम छोड़ देंगे। गांधी जी चुप हो गए, चुप्पी साध गए, और वही मौन का कारण हुआ
कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या हो गई, 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई। फांसी की सजा किसने सुनाई? जेसी हिल्टन ने। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश था उस समय वो जेसी हिल्टन था और जेसी हिल्टन ने फांसी की सजा सुनाई। ये क्वेश्चन पूछता है कि फांसी सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था, तो जेसी हिल्टन था। 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिख लीजिए, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात और है कि 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, आगे देखेंगे। 23 मार्च दिमाग में बैठा लीजिए। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अगर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पेट के एग्जाम में पूछा गया। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, क्या याद है क्या? पराक्रम दिवस, ठीक है, 23 जनवरी दिमाग में बैठा लीजिए। अभी पैट के एग्जाम में पूछा गया था ये पराक्रम दिवस, और ये अभी हाल ही की बात है, पराक्रम नाम दे दिया गया। तो किसके जन्म दिवस पर? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाने लगा है 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी 1997 में इनका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का, और 45 में इनकी मृत्यु मानी जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। 15 अगस्त या 16 अगस्त 1945 में कहते हैं कि एक प्लेन जो था क्रैश हो गया और सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, और ये बात क्या हुई? ये सही साबित नहीं हुई। ठीक है, ये बात सही नहीं है। वो लगभग 45 में हमारा ये मानना है कि नहीं मृत्यु हुई थी, दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु नहीं हुई थी, और ये बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये संदेह की बात है। चलिए, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे गांधी जी, उन्होंने डिमांड मान ली थी इरविन ने, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ। इसमें गांधी जी पहुंच गए। जब पहुंच गए वहां सभी समाचार पत्रों में, ठीक है, जितने भी मीडिया थी, सोशल मीडिया उनकी थी, सोशल मीडिया क्या, समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, सभी में गांधी जी छाए हुए थे वहां पर। क्यों छाए हुए थे? गांधी जी का पहनावा जानते हैं? जो गांधी जी का पहनावा था, सिर्फ धोती पहनना, उसी पोशाक में पहुंचे थे। जब उसी पोशाक में पहुंचे वहां पर, ठीक है, तो सभी समाचार पत्रों में उनका पब्लिसिटी बढ़ गई, पूरे यूरोप में पब्लिसिटी हो गई। अरे भाई, एक व्यक्ति कोई भारत से आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और उनका पहनावा ये है। तो भारत की संस्कृति फैल गई पूरे यूरोप में कि ऐसी संस्कृति है भारत की, ये चीजें। ठीक है, बाकी बाद में क्या हुआ? जब ये पहुंचे कांग्रेसी तो वहां कुछ नहीं मिला, मात्र एक अवार्ड मिला था। कौन सा? कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड गांधी जी को दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए तो अवार्ड के रूप में, जैसा आप समझ रहे हैं ना अवार्ड, वैसा कोई अवार्ड नहीं था। ठीक है, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, कम्युनल अवार्ड दिया गया था। कम्युनल अवार्ड को हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, इन्हें सांप्रदायिक पंचाट दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट क्या होता है? हमने कहा ये जाति भेदभाव है एक तरीके से, और ये डिमांड किसकी थी जो सांप्रदायिक पंचाट मिला? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की डिमांड थी। इन्होंने कहा कि हमें अलग से महत्व दिया जाए निर्वाचन के लिए। 1909 का मार्ले मिंटो याद है क्या? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन। यानी मुसलमान अगर खड़े होंगे तो मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, बाकी कोई नहीं देगा। ऐसे सांप्रदायिक पंचाट ये है कम्युनल अवार्ड। अगर कोई हम कह दे कि हरिजन जो होते थे ना, अगर हरिजन खड़े हो गए, हरिजन सीट आ गई, अगर हरिजन खड़े हो गए ना तो वोट कौन देंगे?
SC वर्ग ही देंगे, हरिजन ही वोट देंगे, बाकी कोई नहीं देगा। ये बात हुई थी और ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, अशोभनीय लगी। ठीक है, हमने कहा 2 बार गांधी जी के साथ ऐसा हो गया। पहली बार कब? हमने कहा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो गांधी जी को इन्होंने कहा था, औपनिवेशिक राज्य की डिमांड की थी कि मिल जाएगा, और बदले में क्या मिला था? रॉलेट एक्ट, काला कानून मिला था पहली बार। 1919 की बात करें, 18 में विश्व युद्ध समाप्त, और जैसे ही मांग की बात आई कि मांग किया जाए कि हमें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा, उससे पहले ही रॉलेट एक्ट लगा दिया था। कैसा कानून था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का सीधे जेल, संदेह मात्र की संदेह हो जाए इस व्यक्ति पर सीधे जेल भेजिए। एक गांधी जी को ये अवार्ड मिल गया था। अब दिमाग तो खराब ही होगा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ अंग्रेज कर रहे हैं। और दोबारा में क्या हुआ, जब वहां पहुंचे गांधी जी तो दोबारा से ये दे दिया सांप्रदायिक पंचाट। ये और दिमाग खराब करने वाला। गांधी जी ने कुछ नहीं सोचा समझा और सीधे वहां से चल दिए। ठीक है, तो चल दिए, और ये भी कि अब दोबारा हमें आना नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जैसे कि गांधी जी, पश्चिमी देशों में ठंड तो पड़ती है कि नहीं? गांधी जी ने कह दिया कि एक बार आ गए, हमें ठंड लग गई। ठीक है, धोती कुर्ता में तो आए, धोती बस पहन के, और जब ठंड पड़ेगी तो ठंड तो लगेगी। गांधी जी ने कहा कि अब ठंड लग गई, अब दोबारा कभी ना कहिए कि आने के लिए। ठीक है, तो ये बात है, गांधी जी दोबारा नहीं गए फिर। ठीक है, इस वजह से। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं आगे। 7 सितंबर 1931 की बात है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसमें ये मिल गया। गांधी जी वहां से चले आए 32 में एक गोलमेज सम्मेलन और हुआ। कौन सा? 17 नवंबर 1932 में। कौन सा? तृतीय नंबर का तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो इसकी डेट लिख लीजिए। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है और इसकी अध्यक्षता भी किसने की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में वो भारत के कौन से व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो थे BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर जी। अगर और ही कठिन क्वेश्चन करना होगा तो एक और पूछेगा, बताइए अम्बेडकर जी के अलावा उस दूसरे अन्य व्यक्ति का नाम बताइए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है, तो कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। लिख लीजिए, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक तो BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था और दूसरे व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। अम्बेडकर जी जो चाहते थे वो मिल गया उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी चले आए वहाँ से, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा जब ये दे दिया। जैसे आए 1931 लास्ट की बात है, सम्मेलन हुआ ये, और इसके बाद 32 में यहाँ जब आए तो 32 में देखा यहाँ पर कि जो इरविन ने डिमांड मांगी थी उनकी 11 सूत्रीय, वो कोई भी डिमांड नहीं मानी थी, वो सिर्फ कहने के लिए था। वो जैसे ही आए उन्होंने फिर से शुरू किया, क्या 32 में क्या किया? फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू किया। पहली बार 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? हमने कहा 6 अप्रैल 1930। एक एक डेट याद होनी चाहिए, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं ना, एक एक डेट आती है एग्जाम में, जो डेट नहीं पूछी जाती हम वैसे ही नहीं बताएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही बता रहे हैं।
6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद फिर जब गांधी जी आए भारत तो तुरंत क्या किया, सबने अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू किया। और फिर इसके बाद ये 1932 की बात है, 31 लास्ट 31-32 स्टार्ट माना जाता है, वैसे 31 में 1931 में फिर से स्टार्ट किया सबने अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी को फिर से जेल में डाल दिया गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गांधी जी फिर जेल में चले गए, जैसे स्टार्ट किया दोबारा से फिर डाल दिया गया वहीं पर। ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई कहां पर डाला था बताइए, महाराष्ट्र में कहां पर, पुणे, यरवदा जेल पुणे में है, क्लियर है, जो महाराष्ट्र में है। तो फिर से जेल में डाल दिया गया था गांधी जी को। ठीक है, यह आंदोलन चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी का वही रोना। ठीक है, क्या कभी अनशन करेंगे, कहीं आमरण अनशन करेंगे। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जैसे समाप्त, तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ 17 नवंबर 1932 को, आए अंबेडकर जी वापसी। जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा कि गांधी जी नाराज हैं। जब गांधी जी नाराज हैं तो अब BR अंबेडकर जी को भी बुरा लग रहा था कि एक देश के जो अपने आप में महत्व रखते हों व्यक्ति, महत्वाकांक्षी हों, और वो ऐसा कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन वो तो वहाँ पर ब्रिटेन गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में, और जो चाहिए था मिल गया था अंबेडकर जी को, लेकिन इन्हें पसंद नहीं था। और ये इन्होंने क्या किया, जब जेल में डाल दिया, जेल में ही स्टार्ट कर दिया अनशन। और अनशन क्या स्टार्ट कर दिया, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। आमरण अनशन जानते हैं कि ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक अनशन करेंगे, आमरण अनशन। आमरण अनशन, अच्छा, ऐसा अनशन किसी चीज को मनवाने के लिए, चाहे सरकार हो या किसी व्यक्ति विशेष से कोई अपनी बात है जो महत्वपूर्ण बात मनवाने के लिए हम क्या करेंगे, अनशन, शांतिपूर्वक ढंग से अनशन, कि हमारी बात माने। और आमरण अनशन, एक तो अनशन होता, हड़ताल नहीं करते हैं कोई भी, वही हड़ताल ही है। आमरण अनशन वो होता है कि हम ऐसा हड़ताल करेंगे, ऐसी हड़ताल करेंगे कि हम खाना नहीं खाएंगे ना पानी पिएंगे, जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाएगी। अगर बात मान ली जाएगी तभी हम अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे, अन्यथा तब तक खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक मर नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाती है। रामुल्लू के बारे में जानेंगे। रामुल्लू एक थे दक्षिण भारत में, ठीक है, हाँ रामुल्लू थे, और उन्होंने देखिए उन्होंने 58 दिन 57-58 दिन माना जाता है आमरण अनशन किया था, और लास्ट में मृत्यु हो गई थी। और जैसे मृत्यु हो गई थी वैसे ही राज्य बन गया। वो राज्य की डिमांड कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश बनना चाहिए लैंग्वेज के आधार पर, भाषाई आधार पर, और तुरंत राज्य बनाया गया। जब मृत्यु हुई तब बनाया गया, अन्यथा नहीं। तो ये समझ लीजिए आमरण अनशन खतरनाक होता किसी भी सरकार के लिए। अब तो कोई कर ही नहीं सकता। करती हैं, आप सर बिल्कुल करते हैं। अभी भी कोई बहुत बड़ी बात आ जाएगी, मुद्दा आ जाते तो अब तो राजनेता करते हैं ना, कर रहे हैं लड़कों के लिए। हाँ, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा, हाँ तो कर रहे होंगे। शमशान घाट पे लेट गया था। हाँ उन्होंने किया था, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। तो इस प्रकार से ये अनशन करते हैं। उन्होंने स्टार्ट कर दिया आमरण अनशन गांधी जी ने। अंबेडकर जी को पता चला कि ये तो जेल में ही शुरू, वो भी आमरण अनशन, और जो जिस चीज की मांग हमने की वो हमें मिला, और उसी के लिए आमरण अनशन। तो प्रॉब्लम में अंबेडकर जी करे, अगर ये जेल में मर जाएंगे तो थू थू किसकी होगी, अंबेडकर जी की होगी कि नहीं, कि इनकी वजह से, ठीक है, जेल में। और आप जानते हैं गांधी जी का वर्चस्व उस समय क्या था, ऐसे नहीं राष्ट्रपिता कहा गया उन्हें,
आगे देखेंगे राष्ट्रपिता कब कहा गया। तो प्रॉब्लम में फिर ये गए कौन, अंबेडकर जी गए वहीं पर जेल में और कह रहे हैं कि रुकिए अब आमरण अनशन बंद कीजिए। 1932 की बात है, लिख लीजिए। 1932 में क्या होता है, एक पूना पैक्ट होता है। नाम सुना है क्या पूना पैक्ट का? ठीक है, पूछता पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। तो लिख लीजिए 1932 पूना पैक्ट या पूना समझौता, इसी को कहते हैं, पैक्ट मीन समझौता। पूना पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच? अंबेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच। ठीक है, दो ही कितने समझौते हैं? 3 समझौते हैं क्या? इतिहास में देखेंगे तो 3 समझौते महत्वपूर्ण है, तीनों आते हैं, ध्यान दीजिए। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। कहां पर? पूना में, जेल, जहां गांधी जी जेल में थे। तब उन्होंने आमरण अनशन तोड़ा और आमरण अनशन तोड़ा। उन्होंने कहा समझौते में क्या हुआ था बताइए, समझौते में कुछ पता है? गांधी जी ने कहा अंबेडकर जी हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी बिल्कुल है और आपको चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा ना करिए, नहीं तो भविष्य में जब आगे आएगा ना, भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होगी। कैसी प्रॉब्लम? वो दिखी कि नहीं? सांप्रदायिक निर्वाचन के कारण ही भारत और पाकिस्तान अलग हुए। एक ये, अगर यहाँ पर ये सांप्रदायिक पंचाट लागू हो जाता तो अभी एक टुकड़ा और होता भारत का। क्लियर है? एक टुकड़ा और होता और ये जो हरिजन लोग हैं इनका अलग से होता। बताइए, निर्वाचन होता, कोई भी एससी वर्ग के खड़े हो जाएंगे, हम कोई भी वोट नहीं दे सकते। अगर हम हरिजन नहीं है ना तो हम वोट नहीं दे सकते। ये चीज था। मान के चलिए आपके इस क्षेत्र में एक चुनाव होता है, किसका? चेयरमैन का। अगर चेयरमैन का चुनाव होता है, एक लोग खड़े हैं, सीट आ गई एससी वर्ग की, तो एससी के एक खड़े होंगे, मात्र 50 घर हो सकते या 50 वोटर हो सकते। लेकिन अगर सीट आ गई एससी की तो सिर्फ वही 50 लोग ही वोट देंगे और कोई नहीं देगा। ये चीज थी और ये गलत था। ये जानते थे कि ठीक है आज तो ये चीज है, लेकिन कल के दिन दिक्कत पड़ेगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। ठीक है, भेदभाव होगा और लोग क्या सोचेंगे कि ये 50 लोग हैं तो ये इधर क्यों हैं? सब लोग मिलकर उसे हो सकता कि उनको भगा दे कि यहां नहीं रहेंगे। जहां बाहुल्य क्षेत्र होगा वो क्या करेंगे बताइए? हमारे इतने लोगों के होते हुए भी सत्ता उनके हाथ में, तो भगाया जाएगा कि नहीं? और अफरा तफरी मचेगी, मार काट मचेगी। ये चीज है। तो ये गांधी जी जानते थे और वही हुआ, मार काट मची, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, उस रूप में देखा गया और यही हाल इसमें भी होता। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, सीटें बढ़ा लीजिए। तो 71 सीटें पहले थीं, एससी वर्ग की 71 सीटें थीं और वो बढ़ाकर अंबेडकर जी ने कितनी कर दी? करे ठीक है, अगर आप इसी में सहमत हैं तो हम बढ़ाए लेते हैं। और ये उन्होंने मान लिया 147 सीटें आरक्षित हो गई। जो विधानसभा या ये जो संविधान सभा थी ना, उसमें 147 सीटें हो गई उनके। उसमें जो 71 सीट की जगह 147 सीटें कर ली कि ये आरक्षित रहेंगी और इस प्रकार से इनका समझौता हुआ था। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? चलिए, तो ये भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ जहाँ ये पूना पैक्ट, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। 1934 में एक बात आती है, क्वेश्चन ये आता है 1934 में कि ये बताइए अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब बंद किया गया? तो 1934 में गांधी जी ने कहा कि मैं अपना आंदोलन वापस ले रहा हूं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया 1934 में। ठीक है, इसके बाद 1933 एक और चीज है। 1933 से भी एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और ये पूछा गया 1933 में
कि आप ये बताइए 1933 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बताइए किसने की थी? ठीक है, तो ये क्यों आता? क्योंकि एक लेडीज थी, महिला थी, हमने कहा नलिनी सेन गुप्ता। क्लियर है? हमने कहा अगर नलिनी सेन गुप्ता है तो ये तीसरी महिला हो गई। प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला थी, भारतीय नहीं थी। यदि प्रथम भारतीय सरोजनी नायडू महिलाओं में दूसरे नंबर पर और ओवरऑल भारत की प्रथम महिला हुई सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। और तीसरे नंबर पे ये है नलिनी सेन गुप्ता। 1933 से बस यही पूछा जाता है कि इसमें किसने अध्यक्षता की थी 1933 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता? तो नलिनी सेन गुप्ता। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। 1935 में पूछा जाता है क्वेश्चन, 1935 में खासियत बताइए, 1935 की खासियत बताइए। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 लिख लीजिए। 1935 में भारत शासन अधिनियम महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतों में दोहरा शासन था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया था, वो 1935 में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इस अधिनियम के तहत केंद्र में दोहरा शासन लगा दिया गया। केंद्र में प्रांतों का दोहरा शासन हटाया गया, लेकिन केंद्र में दोहरा शासन लगा दिया गया। और इसकी खासियत क्या है 1935 की? हमने कहा जो हमारा संविधान बना है ना, इसका ब्लूप्रिंट माना जाता है, कार्बन कॉपी माना जाता है। जो वर्तमान में हमारा संविधान है ना, इसका कार्बन कॉपी माना जाता है। लिख लीजिए, ये कार्बन कॉपी है हमारा वर्तमान का संविधान जो है, या ब्लूप्रिंट माना जाता है। ब्लूप्रिंट कहते हैं जो हमारा संविधान बनाना वो किस अधिनियम का ब्लूप्रिंट है? तो हम कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का ब्लूप्रिंट है। क्यों? कुल हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं? हमने कहा 395 आर्टिकल थे क्या जब बनाया गया था? वो तो भाग हो गए, जो अधिकतम हो गए ज़्यादा, लेकिन अभी भी 395 आर्टिकल है। तो 395 आर्टिकल में 250 आर्टिकल, जो 250 आर्टिकल है वो इस अधिनियम से ही हूबहू लिए गए थे। देख लीजिए, 395 में 250 आर्टिकल, जो आर्टिकल हमने पढ़ाए ना संविधान में, पिछली क्लास देख लीजिए, पीछे की जो भी पॉलिटी पढ़ाई ना, आर्टिकल पूरे पढ़ाएं, तो आर्टिकल में देख लीजिए 395 आर्टिकल में 250 आर्टिकल हूबहू जो भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इस वजह से इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्लियर है बात? ये 1935 के ये जो अधिनियम था, इसी वजह से इसे कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी 250 आर्टिकल के अलावा जो भी आर्टिकल थे वो अन्य देशों से भी लिए गए, सम्मिलित किए गए। 1935 हो गया। 1935 में और क्या है, खासियत है कुछ? क्या याद है? बिल्कुल है, आरबीआई की स्थापना। क्या किसी को याद है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो नोट छापते हैं ना, वो कौन सी बैंक? आरबीआई ही छापती है। लेकिन 1 रुपए का नोट कौन छापते हैं? आरबीआई। तो ध्यान दीजिए, उस पे हस्ताक्षर पूछता है किसके होते हैं। तो सभी नोटों में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट में हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। क्लियर है?
1 रुपए, जो 1 रुपए का नोट होता है ना, देखा है 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट जानते तो हैं, देखा होगा 1 रुपए का नोट। अब नहीं है प्रचलन में, नहीं है ज़्यादा, हाँ अब प्रचलन में नहीं है। अब तो आरबीआई ये बनाते ही नहीं, ये समझ लीजिए। 1 का नोट कहाँ आता, पुराना ही है, ठीक है। तो 1 रुपए का जो नोट है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हस्ताक्षर किसके होते हैं 1 रुपए के नोट पे, तो वित्त सचिव। इसके अलावा जितने नोट होते हैं ना, हस्ताक्षर किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो बताइए आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान में? चलिए ठीक, तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास, ठीक, वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये गवर्नर हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पूछता है ये, बताइए इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949। अच्छा, स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 में, ये स्थापना की बात है, ठीक है, लिख लीजिए। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था इसका। पूछता है इससे, प्रथम बताइए गवर्नर कौन थे आरबीआई के? प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कहेंगे, ठीक है, प्रथम भारतीय लग जाएगा तो आप भारतीय हो जाएंगे। भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। ऑसबोर्न स्मिथ, भाई ब्रिटेन के द्वारा ये स्थापित हुआ था आरबीआई, तो ब्रिटिश ही होगा, ठीक है। ऑसबोर्न स्मिथ, क्लियर है। तो प्रथम भारतीय, अंग्रेजों ने स्थापित किया था ना, तो अंग्रेजों के अंडर में तो गवर्नर रहेंगे ना, तो अपने ही व्यक्ति उन्होंने रख दिया था, क्लियर है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछता है, बनेगा कि नहीं? आरबीआई का ये भी आता है कि आरबीआई ने जो रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया? 3 बार किया। आरबीआई से क्वेश्चन जितने बनते हैं वो हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। तो आरबीआई ने 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया, तो बताइए सबसे पहली बार कब किया था? 1949 में पहली बार रुपए का अवमूल्यन, 1949 में। दोबारा 1966, तिबारा 1991। इसमें भी पूछता 2 चरणों में, किस वर्ष 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था? तो 1991 में 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था, ठीक है। तो 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है। रुपए का अवमूल्यन लिख लीजिए, रुपए का अवमूल्यन। अवमूल्यन जानते हैं? मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। अपने रुपए की वैल्यू को कम करना। जैसे हम तुलना किससे कराते हैं? डॉलर से, अमेरिकी डॉलर से। $1 कितना बताइए? $1 की कीमत कितनी है? हमने कहा इस समय है, मान के चलिए 75 रुपए। तो अवमूल्यन क्या होता है? 75 रुपए नहीं, हम 80 रुपए देंगे। सही है क्या भाई? $1 आप इन्वेस्ट करिए, हम 80 रुपए भारतीय रुपए देंगे, तो अपनी कीमत गिरा रहे हैं कि नहीं? वो तो अपना स्थिर है, डॉलर स्थिर है, लेकिन अपना रुपए का मूल्य गिरा रहे। यही अवमूल्यन होता है। यानी हम 80 रुपए देंगे $1 के बदले। क्या चीज? हाँ, डॉलर कहेंगे ना तो मजबूत हो गया ना डॉलर, और अपने भारतीय रुपए जो कमजोर हो गया, तो यही होता। और जब ऐसा होता है ना, आरबीआई जानती है कब जरूरत पड़ेगी अवमूल्यन की। कभी कभी ऐसा हो जाता कि स्थिति ऐसी कि विदेशी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम हो जाता है और हमारी वस्तुएं नहीं बिक रही। तब क्या करते हैं कि विदेशी वस्तुओं को मतलब विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा करती है आरबीआई। सरकार चाहती है कि ऐसा हो ताकि हमारी रुपए की वैल्यू बढ़े। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ना, व्यापार यहाँ पर मतलब खरीदेंगे, उपभोक्ता होंगे, तो कंपनियों को फायदा होगा कि नहीं?
तो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए लगाएंगे, भले ही सस्ता कर दिया। अभी आप देखते नहीं है, चले जाइए तो रोड पर सब्जियां वगैरह बेचते, जिस दिन बाजार होगा तो सुबह जाइए कितनी महंगी सब्जी रहती है और शाम को सस्ती हो जाती है ना, उसकी वैल्यू गिरा देते हैं सब्जी की। क्यों? क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगी, तो इससे अच्छा कि सस्ते में बेच दे, यही है ना। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन्हें भेजना होता है कि सप्लाई किया जाए, ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो गिराना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। क्या चीज़? हाँ ये नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन भारी मात्रा में गिरावट आई थी वो 3 बार है। अच्छा, अभी हम कहेंगे कि 8 नवंबर 2016 और 10 नवंबर 2016 में क्या हुआ था? वो विमुद्रीकरण था। ये अवमूल्यन ना कह दीजिए, विमुद्रीकरण जानते हैं, रुपए को बदलना। वो विमुद्रीकरण हो गया, दोबारा से मुद्रण करना, यानी जैसा पहला नोट था तो अब थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। इससे काले धन पर थोड़ा सा पाबंदी लगती है, ये चीज़ ऐसा माना जाता है। बिल्कुल हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है, अंबेडकर जी ने भी कहा था कि रुपए का विमुद्रीकरण हर 10 साल में होना चाहिए। ये संविधान में ऐसी बात कही गई है कि रुपए का जो विमुद्रीकरण है प्रत्येक 10 साल में होना चाहिए एक बार, ठीक है। ऐसे में हमारा जो काला धन जो सिस्टम ज़्यादा हो जाता है ना, उस पर कंट्रोल होता है।